हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? तो बच्चों आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर का पहला लेक्चर। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का मतलब क्या? विद्युत रसायन। क्या बेटा? विद्युत रसायन। आपकी 12th की जो 12th की बुक है उस बुक का तीसरा चैप्टर, पहली बुक का तीसरा चैप्टर, ठीक है? तो वो हम यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं। तो आज हम इसमें देखने वाले हैं सबसे पहले क्या? गैल्वेनिक सेल। क्या देखने वाले हैं? गैल्वेनिक सेल। लेकिन रुक जाओ, उससे पहले हम बात करेंगे पिछले चैप्टर में जो टॉपिक्स रह गए हैं, तो छोटे-छोटे टॉपिक जो पिछले चैप्टर के रह गए हैं उनके बारे में बात करेंगे। छोटे-छोटे टॉपिक कौन से रह गए? एक तो आपका पिछले चैप्टर का व्युत्क्रम परासरण रह गया है, उसको मैं बताऊंगा और साथ ही साथ उस पर न्यूमेरिकल भी करवाऊंगा। उसके अलावा व्युत्क्रम परासरण के बाद एक टॉपिक और आता है वांट ऑफ फैक्टर। वो वांट ऑफ फैक्टर भी करेंगे, जब ये हो जाएगा उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे गैल्वेनिक सेल। क्लियर? चल, तो कुछ क्वेश्चंस भी हैं, इन पे हम बाद में आएंगे, लेकिन जो टॉपिक हमारे रह गए हैं उनको हम कवर करेंगे। तो यार हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो था बच्चों परासरण। क्या चल रहा था? परासरण, ठीक है? और परासरण के अंदर भी हम पढ़ रहे थे परासरण दाब। मैंने आपको एक बात बताई थी, क्या परासरण दाब का मतलब क्या है? दो विलयनों के बीच अर्ध पारगम्य झिल्ली रख दी जाए, एक और अधिक सांद्रता का विलयन, दूसरी ओर कम सांद्रता का विलयन। एक और अधिक सांद्रता का विलयन, दूसरी ओर कम सांद्रता का विलयन। और मैंने आपसे बात बोली थी कि परासरण का मतलब होता है कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर विलायक के अणुओं का गमन। तो परासरण का मतलब क्या है? विलायक के अणुओं का कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर गमन। इसे हम क्या बोलते हैं? परासरण कहते हैं। तो परासरण का मतलब होता है बेटा विलायक के अणुओं का कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर गमन। विलायक मतलब कि जैसे पानी। ये हम परासरण में पढ़ चुके हैं। फिर हमने पढ़ा था दूसरा परासरण दाब। क्या पढ़ा था? परासरण दाब। दूसरा हमने पढ़ा है क्या? परासरण दाब। परासरण दाब का मतलब है, परासरण दाब का मतलब है कि भैया एक ऐसा बल, एक ऐसा दाब जो कि विलायक के अणु की गति को क्या कर सके? रोक सके। विलायक के अणु के प्रभाव को यहाँ पे रोक सके। तो यहाँ जिस तरह के विलायक के अणु की गति हो रही है उसको रोकना है। मान लो कोई व्यक्ति सामने से मेरी तरफ आ रहा है, तो उसका विरोध मैं कैसे करूंगा? वो अगर मेरी तरफ आ रहा है मैं उसको ऐसे भरूंगा। तो मुझे क्या करना है? जो व्यक्ति मेरी तरफ आ रहा है उसको मेरे पास आने से रोकना है। तो भैया पानी के कण जो होंगे, पानी के अणु जो होंगे, कम सांद्रता विलयन से अधिक सांद्रता क्यों उड़ा रहे हैं? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से। आपको क्या करना है? आपको यहाँ पे विपरीत दिशा में इतना दाब लगाना है जिससे कि इन अणुओं की गति रुक जाए। इसी को हम बोलते हैं परासरण दाब। क्या बोलते हैं? परासरण दाब। तो परासरण दाब का मतलब है वह दाब जो विलायक के अणुओं की गति को या प्रवाह को, वह दाब जो विलायक के अणुओं की गति को, प्रवाह को रोक सके, परासरण दाब कहलाता है। तो वह दाब जो विलायक के अणुओं की गति को पूरी तरह, पूर्ण रूप से रोक सके, उसको अवरोधित कर सके, उसको बाधित कर सके। और ये सारा कार्यक्रम कहाँ होना चाहिए? अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा। तो अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा वह दाब जो अर्धपारगम्य झिल्ली से, वह दाब जो अर्धपारगम्य झिल्ली से विलायक के अणुओं की गति को, प्रवाह को पूर्ण रूप से क्या कर सके? रोक सके। परासरण दाब कहलाता है। मैंने आपको ये बात बताई थी कि परासरण दाब जो होता है उसका फॉर्मूला होता है CRT। C का मतलब विलयन की सांद्रता, R का मतलब गैस स्थिरांक, T का मतलब तापमान, और वो तापमान किसमें? केल्विन में। किसमें? ये तापमान होगा आपका केल्विन में। तो इन केल्विन, तापमान हो जाएगा इन केल्विन। ये होता है बेटा परासरण दाब। अच्छा, फिर मैंने आपको एक चीज बताई थी, समपरासरी विलयन। समपरासरी विलयन ये बताया था। समपरासरी विलयन का मतलब ऐसे विलयन जिनके परासरण दाब क्या होते हैं? समान। मान लीजिए दो विलयन क्या है? समपरासरी, मतलब कि दोनों के परासरण दाब क्या होंगे बेटा? समान। समपरासरी विलयन वो होते हैं जिनके परासरण दाब क्या होते हैं? समान। समपरासरी विलयन वो होते हैं जिनके परासरण दाब क्या होते हैं बेटा? समान। समपरासरी विलयन वे विलयन जिनके परासरण दाब क्या होते हैं? समान। तो इसके लिए मैं क्या लिखता हूँ? C1R T1। इसके लिए मैं क्या लिखता हूँ? C2R T2। ये लिख सकता हूँ। R से R कट जाएगा, कट जाएगा। और मान लो ये पूरी प्रक्रिया यदि समान ताप की होती है, मान लो इस पूरी प्रक्रिया में ताप समान हो, T1 T2 बराबर हो, यदि इस पूरी प्रक्रिया में T1 T2 बराबर हो तो T1 जो होगा T2 से कैंसिल हो जाएगा, C1 बराबर क्या आ जाएगा? C2 आ जाएगा। मतलब कि समान ताप पर समपरासरी विलयन के लिए दोनों की सांद्रताएं समान होती है। तो किन्हीं भी दो विलयन, ऐसे विलयन जो कि समपरासरी हैं, उनके समान ताप पर सांद्रता क्या होती है? समान। तो समपरासरी विलयनों की सांद्रताएं समान ताप पर क्या होती है बेटा? समान होती है। तो ये यहाँ पर निष्कर्ष है। और इसी आधार पर हमको एक क्वेश्चन भी करना है, वो क्वेश्चन है ये। AIPMT 2006 में आया वो क्वेश्चन। AIPMT 2006 में समपरासरी विलयन कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आ चुका है। आप देख सकते हैं समपरासरी मतलब कि कॉन्सेप्ट हमको यहाँ पे लगाना होगा क्या? पाई 1 बराबर पाई 2, ये लगाना होगा। तो आप ये देख सकते हैं कि यूरिया जिसका आणविक द्रव्यमान इतना है कि सांद्रता 10 ग्राम प्रति लीटर है, यह अवाष्पशील विलेय वाले विलयन, अवाष्पशील विलेय वाले ठोस विलयन 5% विलयन के साथ समपरासरी। मतलब कि भाई यूरिया का जो विलयन है, यूरिया का जो विलयन है, ये यूरिया का विलयन किसके समपरासरी है? अवाष्पशील विलेय वाले विलयन के समपरासरी। अवाष्पशील विलेय वाले विलयन की क्या है? समपरासरी। अवाष्पशील विलेय वाले विलयन की क्या है? समपरासरी। अगर दोनों समपरासरी हैं तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं भैया दोनों के लिए सांद्रता, यूरिया की सांद्रता किसके बराबर होगी? अवाष्पशील विलेय युक्त विलयन की सांद्रता क्या होगी?
बराबर होगी, दोनों की सांद्रता क्या होगी, बराबर बराबर। अच्छा सांद्रता किसमें बचा, ध्यान रखना सांद्रता यहाँ पे किसमें होती है, मोलरता में। सांद्रता यहाँ पे होती है मोलरता में। मोलरता का फॉर्मूला क्या है, W बटा mw इंटू W बटा mw इंटू वॉल्यूम। अच्छा वॉल्यूम किसमें आएगा, मिलीलीटर में, तो यहाँ पे क्या आएगा 1000। ये पूरा फॉर्मूला किसके लिए है, सांद्रता का, यूरिया के लिए, यहाँ पे आ जाएगा यूरिया। इस तरह से बात करें इसकी, यहाँ पे भी W बटा mw इंटू 1000 बटा वॉल्यूम इन मिलीलीटर। ये फॉर्मूला किसके लिए, अवाष्पशील विलेय से युक्त विलयन के लिए। चलो यूरिया के लिए ग्राम में मात्रा, अनुभार, ये सब हमको रखना है, हमको ज्ञात करना है अवाष्पशील विलेय का आणविक द्रव्यमान, हमें mw ज्ञात करना है, हमें mw ज्ञात करना है, अवाष्पशील विलेय का mw ज्ञात करना, अनुभार ज्ञात करना। चलो कैसे ज्ञात करेंगे, हमें ये ज्ञात करना अवाष्पशील विलेय का mw, ये हमें ज्ञात करना है, क्या करना है, ज्ञात करना। चलो W यूरिया, यूरिया का W कितना है 10 ग्राम और आयतन कितना है 1 डेसीमीटर क्यूब। तो यूरिया का मात्रा कितना है 10 ग्राम और आयतन कितना है, वॉल्यूम इन मिलीलीटर, मिलीलीटर में आयतन कितना, देखो क्योंकि हमें ये बात पता है कि 1 डेसीमीटर क्यूब बराबर क्या होता है 1 लीटर, 1 डेसीमीटर क्यूब बराबर क्या होता है 1 लीटर, और 1 लीटर बराबर होता है 1000 ml। तो यहाँ पे हो जाएगा 1000 ml। mw यूरिया का mw कितना, यूरिया का mw है 60, यहाँ पे आ जाएगा 60, ये आ जाएगा यूरिया का बराबर। W अवाष्पशील विलेय के W कितने 5%। चलो अवाष्पशील विलेय, अवाष्पशील विलेय इनका W कितना है 5%, मतलब कि 5%, प्रतिशत का मतलब 5 ग्राम 100 मिलीलीटर आयतन में। तो 5% का मतलब क्या होता है मैं बताता हूँ आपको। अवाष्पशील विलेय का 5%, क्या लिखा है, अवाष्पशील विलेय का 5%। इसका मतलब है अगर विलयन के कुल आयतन 100 मिलीलीटर है तो 100 मिलीलीटर विलयन के आयतन में 100 मिलीलीटर विलयन में 5 ग्राम विलेय होता है। 5% विलयन का मतलब है 100 मिलीलीटर विलयन में 5 ग्राम विलेय होता है। इसका मतलब है 5 ग्राम विलेय किसमें 100 मिलीलीटर विलयन है, 5%, 5% का मतलब है 100 मिलीलीटर आयतन है विलयन का, तो उसमें 5 ग्राम मात्रा है किसकी, अवाष्पशील विलेय की। तो 5 ग्राम मात्रा है अवाष्पशील कितनी है 5 ग्राम मात्रा। अनुभार में याद करना, ये हमें याद करना इनटू 100 1000 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम मिलीलीटर, मिलीलीटर वॉल्यूम कितना है 100 मिलीलीटर, तो ये आ जाएगा 100। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 6 आ गया, ये आ गया 10 आ गया, यहाँ से mw कितना आएगा देखो 6 को 50 में गुणा कर दो 300 आ जाएगा, मतलब कि अनुभार कितना आ गया, अनुभार यहाँ पे आ गया कितना 300, 300 अनुभार आ जाएगा, कितना आ जाएगा 300 अनुभार। इस तरह से क्वेश्चन आपको करना है। चलिए तो ये हो गया परासरण पूरा फिनिश। अब आते हैं भैया एक बहुत ही अलग टॉपिक जिसका नाम है वान हाफ गुणांक। क्या है भैया वान हाफ गुणांक। अभी वान हाफ गुणांक क्या होता है, चलो उसकी हम बात करते हैं। वान हाफ गुणांक को प्रदर्शित करते हैं किससे बेटा, आई से प्रदर्शित करते हैं, किससे प्रदर्शित करते हैं, आई से प्रदर्शित करते हैं। वान हाफ गुणांक किससे प्रदर्शित करते हैं, आई से प्रदर्शित करते हैं, बात समझ में। अच्छा वान हाफ गुणांक क्या होता है, तो वान हाफ गुणांक आई जो होता है इसका मतलब है प्रेक्षित मोल की संख्या डिवाइडेड बाय सैद्धांतिक मोल की संख्या, प्रेक्षित मोल की संख्या, प्रेक्षित मोल की संख्या डिवाइडेड बाय सैद्धांतिक मोल की संख्या। प्रेक्षित मोल का मतलब है जल या विलायक में डालने पर मोल डिवाइडेड बाय जल में डालने से पहले मोल, जल या विलायक में विलेय डालने पर मोल, दूसरा है जल में विलेय डालने से पहले मोल, ठीक है, ये है इसका मतलब। जैसे मान लो उदाहरण लेते हैं हम NaCl, ठीक है NaCl। अब NaCl को अगर मैं पानी में डालूंगा NaCl क्या देगा Na+ और Cl-, क्या देगा Na+ और Cl-। प्रारंभ में NaCl के कितने मोल है 1 मोल, प्रारंभ में NaCl के 1 मोल है 0 है, ये 0 है, प्रारंभ में NaCl के 1 मोल है और ये कितना होगा 0 0। कुछ देर बाद ये पूरा पूरा 1 मोल किसमें टूट जाएगा आयनों में, पूरा पूरा 1 मोल जो ये 0 हो जाएगा, यहाँ से क्या मिल जाएगा 1 मोल Na+ और 1 मोल Cl-, पूरा का पूरा NaCl जो आयनों में टूट जाएगा। 1 मोल है पानी में डालने के बाद में पूरा पूरा आयनों में टूट जाएगा, 1 मोल से 1 मोल Na+ मिलेगा और 1 मोल Cl- मिलेगा। मतलब कि हम यहाँ पे अगर आई का मान निकालना चाहते हैं तो क्या लिखा है, जल या विलायक में डालने पर मोल कितने, पानी में डालने पर कितने मोल हो गए 1 + 1 कितने हो गए 2, पानी में डालने पर 2 मोल हो गए। और पानी में डालने से पहले मोल कितने थे, पानी में डालने से पहले कितने थे, शुरुआत में 1 मोल नमक को पानी में डालोगे 2 मोल हो जाएंगे, शुरुआत में कितने थे 1, आई का मान कितना आ गया 2। इस तरह से हम आई का मान कैलकुलेट करते हैं। ध्यान रखना किसी भी प्रबल विद्युत अपघट्य के लिए अगर कोई विद्युत अपघट्य प्रबल हो, प्रबल विद्युत अपघट्य हेतु, ध्यान रखना प्रबल विद्युत अपघट्य हेतु आई बराबर उसमें उपस्थित आयनों की कुल संख्या। प्रबल विद्युत अपघट्य हेतु आई का मान क्या हो जाएगा, उसमें उपस्थित आयनों की कुल संख्या। जैसे कि उदाहरण मान लो मैं KCl लेता हूं, तो KCl के अंदर कितने आयन है K+ है और Cl-, आई का मान कितना हो जाएगा 2। आप डायरेक्ट कर सकते हो, आपको बार-बार ये फॉर्मूला यूज करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट ऐसे निकाल सकते हो। मान लो मैंने लिखा HCl, HCl के लिए आई का मान कितना होगा, HCl के लिए आई का मान कितना होगा H+ और Cl-, कितना आयन है 2, आई का मान हो जाएगा 2। ध्यान रखना प्रबल विद्युत अपघट्य के लिए आई का मान वही होता है जो कि उसके आयनों की संख्या है। मान लो मैंने लिखा कैल्शियम क्लोराइड, इसके लिए आई का मान कितना होगा 2 क्लोरीन और 1 कैल्शियम, टोटल आई का मान कितना, जितने इसमें आयन है, इसमें कितने आयन है 2 क्लोरीन है और 1 क्लोराइड, 2 क्लोराइड है और 1 कैल्शियम, टोटल 3। मान लो मुझे ये बोला जाए कि Na2CO3 में कितना होगा Na2CO3, यहाँ पे कौन कौन है 2, तो यहाँ पे सोडियम है और 1 CO3 1 कार्बोनेट, 2 और 1 3, तो आई का मान कितना हो जाएगा 3। कई बच्चे यहाँ पे बोलते हैं सर ये 3 कैसे हुआ, तो देख बेटा 2 तो हो जाएंगे सोडियम, 2 सोडियम और 1 हो जाएगा कार्बोनेट, 1 कार्बोनेट, तो 1 कार्बोनेट 2 सोडियम, टोटल कितने हो गए 2 1 कितने हो गए 3 3 आ जाएगा। प्रबल विद्युत अपघट्य के लिए आई का मान सदैव एक बात ध्यान रखनी है
जितने उसमें आयन उपस्थित है वही। प्रबल विद्युत अपघट्य का मतलब क्या होता है? प्रबल विद्युत अपघट्य कौन होता है? लवण होता है, प्रबल अम्ल होता है, प्रबल क्षार होता है, प्रबल अम्ल, प्रबल क्षार और लवण, ये सब क्या है? प्रबल विद्युत अपघट्य। देखो KCl लवण है, लवण है तो प्रबल विद्युत अपघट्य। प्रबल विद्युत अपघट्य मतलब कि जो पूरी तरह से आयनों में टूट जाता है। चाहो तो यहाँ पे लिख सकते हो प्रबल विद्युत अपघट्य का मतलब क्या है? इसका मतलब है जल में घुलने पर जो पूर्ण रूप से, जल में घुलने पर जो पूर्ण रूप से आयनों में टूट जाता है। ठीक है, प्रबल विद्युत अपघट्य जो पूरी तरह से आयनों में टूट जाता है। और प्रबल विद्युत अपघट्य कौन होते हैं? लवण, प्रबल अम्ल, प्रबल क्षार। तो ये लवण है, HCl प्रबल अम्ल है बेटा। ये कौन? लवण है, ये लवण है। तो ये सारी बात, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसको हम डिटेल में विद्युत अपघट्य को हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं। ये वान गुणा की वजह यहाँ पे चर्चा हो जाएगी। क्लियर? चल, तो यह एक छोटा सा टॉपिक था जो मुझे आपको बताना था। इस पे क्वेश्चन कैसा था वो देखो। प्रबल विद्युत अपघट्य बेरियम हाइड्रोक्साइड के तनु जलीय विलयन में वान गुणा क्या है? बेरियम हाइड्रोक्साइड जलीय विलयन में जाएगा, कितने आयन प्रदान करेगा? बेरियम +2 और 2OH माइनस, बेरियम +2 और 2OH माइनस ये प्रदान करेगा। मतलब कि आई का मान कितना हो जाएगा? यहाँ पे 2 और 1 3, आई का मान हो जाएगा 3। ध्यान रखना ये प्रबल क्षार है, क्योंकि प्रबल विद्युत अपघट्य, प्रबल है ये, प्रबल वो होते हैं जो कि पूरा का पूरा आयनों में टूट जाते हैं। प्रबल विद्युत अपघट्य के अंदर जितने आयन उपस्थित है, बेरियम का 1 और OH का 2। प्रबल विद्युत अपघट्य में जितने आयन उपस्थित है, बेरियम का 1, OH का 2, टोटल कितने हो गए? 3। टोटल हो गए 3। इसका आंसर कितना आ जाएगा? टोटल 3 आ जाएगा। क्लियर? ये ध्यान रखना। चलिए, तो ये सारी चर्चा थी यहाँ पे वान गुणा की। अब हम आते हैं भैया नए टॉपिक पे, और नया टॉपिक क्या है? नया चैप्टर क्या है? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, विद्युत रसायन। अगला चैप्टर भैया विद्युत रसायन। यार एक चीज ध्यान रखना, इस चैप्टर को समझने के लिए हमको फिजिक्स आनी चाहिए। सर वही तो नहीं आती, फिजिक्स हमको आती तो हम बायोलॉजी करते हैं, मैथ्स हमको आती तो हम बायोलॉजी करते हैं, फिजिक्स हमको आनी बहुत जरूरी है। हमको करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पता होना चाहिए। करंट इलेक्ट्रिसिटी मतलब कि विद्युत धारा चैप्टर के बारे में हमको नॉलेज होना चाहिए। वैसे अगर नहीं भी है तो कोई समस्या नहीं, मैं आपको पढ़ाऊंगा उस तरीके से कि आपको दिक्कत नहीं है। अगर मान लो किसी ने बिल्कुल भी कुछ भी नहीं पढ़ा, उसको विद्युत धारा के बारे में कुछ भी नहीं आता है, तब भी कोई समस्या नहीं, तो भी आपको चैप्टर समझ में आ जाएगा, बेफिक्र रहिए। लेकिन अगर आपको पहले से आता है तो बहुत अच्छी बात है। चलिए, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, विद्युत रसायन, तो ऐसा विषय जिसमें विद्युत ऊर्जा तथा रासायनिक ऊर्जा के अंतर परिवर्तन, ऐसा विषय जिसमें विद्युत ऊर्जा और रासायनिक ऊर्जा के अंतर परिवर्तन का अध्ययन, अंतर परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है, उसे विद्युत रसायन कहते हैं, उसे विद्युत रसायन कहते हैं। तो ऐसा विषय जिसमें विद्युत ऊर्जा तथा रासायनिक ऊर्जा के अंतर परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है, उसे विद्युत रसायन कहते हैं। जैसे किसका उदाहरण, जैसे किसका उदाहरण, तो सबसे बेस्ट एग्जांपल तो मेरे पास है घड़ी। घड़ी के अंदर क्या लगे हुए हैं? सेल लगे हुए, बटन सेल, छोटा सा बटन सेल लगेगा ना। जो बटन सेल घड़ी में लगा हुआ है वो बटन सेल क्या करेगा? घड़ी को चलाने का काम करेगा। मतलब कि बटन सेल के अंदर जितने भी केमिकल है, जितने भी रसायन है, वो रसायन से क्या प्राप्त हो रही है? विद्युत धारा प्राप्त हो रही है, घड़ी चलने का काम कर रही है। या हमारी दीवार की घड़ी, दीवार पे घड़ी लगती है ना, दीवार की घड़ी के अंदर पेंसिल सेल लगता है, सेल आता है ना पेंसिल सेल। उस पेंसिल सेल को कभी खोल करके देखना, उसमें आपको कार्बन, अमोनियम क्लोराइड, ऐसे बहुत सारे अंदर तामझाम मिलेंगे आपको। वो जो रसायन है ना पेंसिल सेल के अंदर, वो जब आप घड़ी में लगाते हो तो वो रासायनिक ऊर्जा जो है, रसायन जो है उससे विद्युत धारा प्राप्त होती है। मतलब कि रासायनिक ऊर्जा और विद्युत ऊर्जा इन दोनों का अंतर परिवर्तन हो रहा है। एक एग्जांपल लेते हैं, मान लो कार की बैटरी खराब हो गई, कार की बैटरी खराब हो गई तो क्या करते हो? चार्ज करवाने के लिए दुकान पर ले जाते हो। या कार छोड़ो यार, मोटरसाइकिल की बैटरी खराब हुई, स्कूटी की बैटरी खराब हो गई, बैटरी खराब हो गई तो शॉप पे जाते हो, चार्ज करने के लिए जाते हो, बाहर से इलेक्ट्रिसिटी देते हो, विद्युत धारा देते हो, बैटरी चार्ज हो जाती है। मतलब कि विद्युत धारा दी तो बैटरी के अंदर रसायनों का निर्माण होता है। विद्युत धारा से रसायन बने, विद्युत धारा वाली ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में बदल गई, विद्युत ऊर्जा का परिवर्तन रासायनिक ऊर्जा में हुआ। क्या है? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। हमारे घरों के अंदर आपने देखा होगा बड़ी बड़ी बैटरी आती है, इसमें पानी भरा रहता है। एबीएन अमारोन की बैटरी आती है, बड़ी बड़ी ऐसी भारी भारी बैटरी होती है, जिनको आप बार बार यूज कर सकते हो, रीयूज कर सकते हो। सीसा संचयक सेल बोलते हो, पानी भरा हुआ होता है उसके अंदर, बहुत ज्यादा हेवी होती है बहुत। देखा उन बैटरियों से आप घर के बहुत सारे क्रियाक्रम निपटा सकते हो, विद्युत ऊर्जा प्राप्त कर सकते हो। तो भैया जब भी विद्युत ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा इन दोनों में अंतर परिवर्तन, अदला बदली का जहां पर भी स्टडी होगा ना, उसको हम बोलते हैं क्या? उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। अब ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो है ना बेटा, ये 3 पार्ट में डिवाइडेड है। तो एग्जांपल ले सकते हो बैटरी, बैटरी में है ना, बैटरी में रसायनों से उत्पन्न विद्युत ऊर्जा, बैटरी में रसायनों से उत्पन्न विद्युत ऊर्जा। ठीक है, या फिर मान लो कोई बैटरी खराब हो गई, हमारे कार की बैटरी खराब हो गई या मोटरसाइकिल की बैटरी खराब हो गई, तो मोटरसाइकिल जो खराब बैटरी है उस बैटरी को आप चार्ज करते हो, विद्युत धारा से आप रासायनिक ऊर्जा उत्पन्न करते हो। तो बैटरी और सेल जितने भी सारे कहां है? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर होते हैं। अब ये अब इसमें ये बात हमको लिखनी है, हाँ ये लिखना बेटा, ये विद्युत ऊर्जा और रासायनिक ऊर्जा का अंतर परिवर्तन जो है ये होता कहां पे? अब हमको ये पढ़ना है कि विद्युत ऊर्जा और रासायनिक ऊर्जा जो है इनका एक्सचेंज होता किस उपकरण में? बैटरी के अंदर। विद्युत ऊर्जा और रासायनिक ऊर्जा इनका अंतर परिवर्तन किसके अंदर हो रहा है? बैटरी के अंदर। इसलिए इस बैटरी को हम क्या बोलते हैं? विद्युत रासायनिक सेल। विद्युत ऊर्जा तथा रासायनिक ऊर्जा का आदान प्रदान जिस उपकरण में
होता है उसे विद्युत रासायनिक सेल कहते हैं। विद्युत ऊर्जा और रासायनिक ऊर्जा जिस उपकरण के अंदर एक दूसरे में अंतर परिवर्तित होते हैं उन्हें हम विद्युत रासायनिक सेल कहते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, जिस उपकरण में, जैसे मान लो बैटरी, बैटरी क्या है? बैटरी एक विद्युत रासायनिक सेल है, क्योंकि बैटरी के अंदर भैया रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा बदल रही है या विद्युत ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा बदल रही है, इसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। अब ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो होते हैं ना, ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो होते हैं, ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बेटा मेनली दो टाइप के होते हैं। एक होता है गैल्वेनिक सेल, जिसको आप डेनियल सेल भी बोलते हो, और एक होता है यार आपका इसमें विद्युत अपघटन सेल। एक है गैल्वेनिक सेल या डेनियल सेल, दूसरा है विद्युत अपघटन सेल। तो दोनों को हमको एक एक करके पढ़ना है। तो हमको इस चैप्टर में दो तो सेल पढ़ने हैं। क्या पढ़ने? दो तो सेल पढ़ने हैं। और इस चैप्टर के अंदर हमको एक तीसरा पार्ट और पढ़ना है, वो है चालकता या चालकत्व। जैसे मान लो मैंने बोला कि विद्युत अपघटन सेल की चालकता कितनी है, प्रतिरोध कितना है, चालकत्व कितना है, तो उसको हम इस सेक्शन में पढ़ेंगे, चालकता या चालकत्व। मतलब कि इस चैप्टर के मेनली तीन पार्ट है। इस चैप्टर के मेनली कितने पार्ट है? तीन पार्ट। पहला गैल्वेनिक सेल या डेनियल सेल, दूसरा विद्युत अपघटन सेल, और तीसरा है चालकता या चालकत्व, जिसमें आप पढ़ोगे क्लराउस का नियम, डेबाई-हकलन-सागर इक्वेशन, वो सारी बातें हम इसमें करने वाले हैं। तो हम सबसे पहले इसमें स्टार्ट करने वाले हैं गैल्वेनिक सेल के बारे में। किसके बारे में? गैल्वेनिक सेल के बारे में चर्चा। किसके बारे में चर्चा स्टार्ट करने वाले? गैल्वेनिक सेल। एक बात ध्यान रखना, विद्युत ऊर्जा और रासायनिक ऊर्जा, ये दोनों जिस सेल के अंदर अंतर परिवर्तित होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? विद्युत रासायनिक सेल बोलते हैं। जिस भी सेल में विद्युत ऊर्जा और रासायनिक ऊर्जा दोनों का अंतर परिवर्तन होता है, जैसे बैटरी, बैटरी के अंदर क्या होता है? विद्युत ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा बदलेगी या रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा बदलेगी। तो ये कार्यक्रम जिस भी सेल के अंदर होता है उसको हम बोलते हैं विद्युत रासायनिक सेल। अभी दो प्रकार के, एक तो गैल्वेनिक सेल या डेनियल सेल, और दूसरा विद्युत अपघटन सेल। गैल्वेनिक सेल या डेनियल सेल क्या करेगा? रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा बदलेगा। अगर रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा बदलना है तो ये कौन सा है? डेनियल सेल। और अगर मान लो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलना है तो ये कौन सा सेल है? विद्युत अपघटन सेल। कौन सा सेल है? विद्युत अपघटन सेल। तो बस हमको सबसे पहले कौन सा पढ़ना है? गैल्वेनिक सेल। मतलब कि हमको सबसे पहले वो सेल पढ़ना है जिसमें रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदलती है। मतलब कि ऐसा विद्युत रासायनिक सेल जिसमें रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदलती है। ऐसा विद्युत रासायनिक सेल जिसमें रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदलती है, गैल्वेनिक सेल कहलाता है। ऐसा विद्युत रासायनिक सेल जिसमें रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदलती है, गैल्वेनिक सेल कहलाता है। बात समझ में? चलो, गैल्वेनिक सेल की बनावट कैसी होती है? आ जाओ, ये कैसा दिखाई देता है? आ जाओ, बनावट या संरचना। चलिए गैल्वेनिक सेल की बनावट या संरचना देखेंगे, पक्का? चलो, बनावट या संरचना हम अगले पेज पे देखते हैं। चलो, बनावट या संरचना, गैल्वेनिक सेल की बनावट या संरचना, इसकी हम बात करते हैं। इसकी बनावट की बात करें तो इसमें दो बर्तन होते हैं, दो बाल्टियां बना दो, एक बाल्टी इधर बना दो, एक बाल्टी इधर बना दो, बाल्टी बना दो भाई, दो बाल्टी बना दो, एक बाल्टी इधर, एक बाल्टी इधर। एक बर्तन के अंदर जिंक सल्फेट का विलयन होता है जिसमें जिंक की छड़ डूबी होती है। किसकी छड़ डूबी होती है? जिंक की छड़ डूबी होती है। और एक दूसरा बर्तन होता है जिसमें कॉपर सल्फेट का विलयन होता है और कॉपर की छड़ डूबी होती है। कॉपर सल्फेट का विलयन, कॉपर की छड़, जिसका विलयन लोगे जिस धातु का, उसी धातु की छड़ यहां पर हम लेते हैं। बात समझ में आई? जनरली हम ऐसा ही करते हैं, जिस धातु का विलयन है उस धातु की छड़ लेंगे। जिंक धातु का विलयन है जिंक सल्फेट, तो जिंक धातु की छड़ लेंगे। कॉपर सल्फेट का विलयन है तो कॉपर धातु की छड़ लेंगे। तो भैया ऐसे दो विलयन ले लिए हमने, दो धातु की छड़ को डुबा दिया। अब हम क्या करेंगे? इन दोनों को भैया हम जोड़ देते हैं एक बल्ब से। इन दोनों को जोड़ दिया है एक बल्ब से। किससे जोड़ दिया? एक बल्ब से। साथ ही साथ यहाँ पे अमीटर लगाते हैं और वोल्ट मीटर तो होता ही होता है, जोड़ दिया इसको यहाँ पे, पक्का 100%। चलो, और इसके अलावा मैंने क्या किया? मैंने यहां पर लगा दी एक उल्टे यू आकार की नली। मैंने यहां पर क्या लगा दी? उल्टे यू आकार की नली। इस नली के अंदर मैं लेता हूं केसीएल का विलयन प्लस अगार अगार का विलयन। अब आप सोच रहे होंगे कि हो क्या रहा है यार, क्या हो रहा है? ये समझ में नहीं आ रहा गुरुजी, समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है? ये आएगा समझ में। मैं अभी क्या पढ़ा रहा हूं आपको? बनावट। अभी मैं आपको बता रहा हूं कि ये दिखता कैसा है। अभी मैं आपको दिखा रहा हूं कि भैया एक व्यक्ति है, उसकी दो आंखें हैं, उसका एक कान है, दो कान है, माफ करना, उसके दो कान है, एक नाक है, लिप्स है, आंखें हैं, बाल है, ऐसा हो गया वैसा सब कुछ। पहले हम देख रहे हैं क्या? बनावट। हम पहले बनावट देख रहे हैं। जब बनावट पूरी हो जाएगी, मतलब कि कैसा दिखाई देता है, जब ये पूरा हो जाएगा, उसके बाद में मैं बताऊंगा आपको कि भैया यहाँ पे केसीएल प्लस अगार क्या करता है, क्या कार्य है इसका। तो हमेशा ध्यान रखना, पढ़ाई करने के दौरान एक बार में एक ही चीज पढ़ोगे। पहले हम पढ़ेंगे क्या? बनावट या संरचना, और बाद में हम पढ़ेंगे क्या? क्रियाविधि। बाद में पढ़ते हैं बेटा क्या? क्रियाविधि। क्रियाविधि का मतलब है कि भैया यहाँ पे किसका क्या कार्य है। ये केसीएल प्लस अगार लिया तो ये क्या करेगा, यहाँ पर ये बल्ब लिया तो बल्ब क्या करेगा, अमीटर क्या करेगा, वोल्ट मीटर क्या करेगा, ये क्या करेगा, ये क्या करेगा, ये सब बातें बाद में आती है, लेकिन उससे पहले हम देखेंगे दिखता कैसा। तो भैया ये ऐसा दिखाई देता है, देख लो बनावट समझ में आ गई, ऐसा दिखाई देता है। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आता है कि क्या सर गैल्वेनिक सेल केवल जिंक और कॉपर की छड़ से ही बनता है?
नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं। गैल्वेनिक सेल किन्हीं दो दूसरे छड़ों से भी बन सकता है। कोई जरूरी नहीं कि गैल्वेनिक सेल जो है वो जिंक और कॉपर की छड़ से ही बने। ये किसी दूसरी छड़ से भी बन सकता है, किन्हीं दो दूसरी छड़ से बन सकता है। वो दो दूसरी छड़ और कौन-कौन सी हो सकती है, क्या कंडीशन होंगी उनके लिए, वो मैं अभी आपको समझाऊंगा, वैसे आपको समझ में आता जाएगा। तो अभी तो मैंने कुछ शुरू नहीं किया। तो चलो, तो ये है भैया बनावट। और हमने यहाँ पे क्या ले लिया, हमने यहाँ पे ले लिया KCl प्लस अगार अगार। ये है आपका KCl प्लस अगार अगार। और यहाँ पे लगी होती है कॉटन बेटा। क्या लगी होती है, यहाँ पे कॉटन लगी होती है, रुई। यहाँ पे रुई लगी होती है, क्या लगी हुई है, रुई लगी हुई है। चलो, तो अब ये तो है बनावट। अब हम शुरू करेंगे इसकी क्रियाविधि। अब हम देखेंगे इसका क्या कार्य है, कौन यहाँ पे क्या करने के लिए उपस्थित है। चलो, तो यार देखो, यहाँ पर जिंक है, जिंक सल्फेट में, यहाँ कॉपर है, कॉपर सल्फेट। आपको यदि 10वीं कक्षा याद हो, सर कहाँ बातें कर रहे हो, हमको 2 दिन पहले की चीजें याद नहीं थी, आप 10वीं कक्षा की बात कर रहे हो, ये नहीं हो पाएगा हमसे। हमको 2 दिन पहले आपने क्या पढ़ाया वो याद नहीं रहता, आप 10th क्लास की बातें कर रहे हो, हम तो 12th में आ चुके हैं। और 12th करने के बाद में 12th का एग्जाम, 12th के बाद नीट का एग्जाम देने वाले। 10वीं क्लास तो 2 साल पहले की बात होगी, छोड़ दो, उम्मीद मत लगाओ हमसे, भूल जाओ, पढ़ाओ आप तुम। चलो भैया, मान लो अगर किसी को याद है 10th क्लास में प्रयोग हुआ करता था, जिंक की छड़ को कॉपर सल्फेट के विलीन में डालो तो जिंक की छड़ जो होती है वो पतली होती जाती है, ऐसा कुछ प्रयोग, नीचे से पतली हो जाती है, और कॉपर सल्फेट का जो नीला रंग है वो गायब हो जाता है। तो हमने 10वीं कक्षा में ऐसा एक प्रयोग कर रखा है, जिंक की छड़ को अगर कॉपर सल्फेट के विलीन में डालोगे तो जिंक की छड़ को कॉपर सल्फेट के विलीन में डालने पर इस कॉपर सल्फेट का जो नीला रंग होता है वो नीला रंग गायब हो जाता है। ऐसा एक प्रयोग था। ऐसा क्यों होता है, तो आपने पढ़ा होगा क्योंकि जिंक जो होगा, जिंक की जो छड़ होगी, ये जिंक की छड़ कॉपर सल्फेट के विलीन के साथ क्रिया करती है, और कॉपर सल्फेट के विलीन में जिंक क्रिया करके कॉपर को यहाँ से विस्थापित करती है, यहाँ से बाहर निकालती है, और विलीन में क्या बनता है, जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। कॉपर जो होती है वो नीचे जम जाती है, कॉपर जम जाता है। ये 10वीं कक्षा का प्रयोग है, मतलब कि 12वीं कक्षा के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए इसका जो फंडा है, इसका जो बेसिक है वो हमको 10th क्लास से मिलता है। इस प्रयोग से हमको क्या समझ में आया, इस प्रयोग से हमको समझ में आया कि जिंक की छड़ जो होती है वो कॉपर सल्फेट के विलीन से कॉपर धातु को प्रतिस्थापित कर देती है। देखो, यहाँ से जिंक जो है वो कॉपर को क्या करेगा, यहाँ से हटाएगा, और इसकी जगह कौन आ जाएगा, इसकी जगह जिंक आ जाएगा। तो जिंक धातु कॉपर को हटाएगी और कॉपर की जगह क्या आ जाएगा, जिंक आ जाएगा। इसको हम बोलते हैं प्रतिस्थापन अभिक्रिया। कौन किसका प्रतिस्थापन करना है, जिंक कॉपर का प्रतिस्थापन करना है, जिंक कॉपर को प्रतिस्थापित करता है, जिंक कॉपर को प्रतिस्थापित करता है। और जो प्रतिस्थापित करता है जिंक कॉपर को प्रतिस्थापित करता है, इसलिए जिंक क्या है, ज्यादा क्रियाशील, ज्यादा क्रियाशील, क्योंकि जिंक कॉपर को क्या करता है, रिप्लेस करता है। जिंक बहुत शक्तिशाली। यार ऐसे समझो, आप क्लास के अंदर बैठे हुए हो, क्लास के अंदर बैठे हुए हो, और मान लो कोई मोटा तगड़ा बड़ा बलशाली बच्चा आ जाए और वो आपको आपकी जगह से हटा दे और खुद आकर के वहां बैठ जाए, तो हम क्या बोलते हैं, यार ये बहुत शक्तिशाली, इसके अंदर बहुत ताकत है, इससे पंगा मत लेना। तो ये जिंक जो है ना, ये बहुत शक्तिशाली मोटा तगड़ा बच्चा है, ये क्या करेगा, ये कॉपर को उसकी जगह से विस्तारित करेगा। ज्यादा क्रियाशील कौन है, जिंक ज्यादा क्रियाशील। ऐसा ही होता है भैया, जिंक जो होता है ज्यादा क्रियाशील, और जो ज्यादा क्रियाशील होता है ना बेटा, उसका तुलनात्मक रूप से क्या होगा, ऑक्सीकरण। याद रखना, जो ज्यादा क्रियाशील है वो तुलनात्मक रूप से ऑक्सीकरण करता है। तुलनात्मक रूप से क्या करता है, ऑक्सीकरण, मतलब कि जिंक का हो जाएगा ऑक्सीकरण और इसका क्या हो जाएगा, अपचयन। जो ज्यादा क्रियाशील उसका ऑक्सीकरण और जो कम क्रियाशील उसका अपचयन। तो भैया कॉपर का यहाँ पर कॉपर आयन का होगा अपचयन, और जिंक का क्या हो जाएगा, ऑक्सीकरण। तो जिंक की छड़ जो है ना, जिंक की छड़ यहाँ से ऑक्सीकरण करके विलीन में आ जाएगी। तो जिंक की छड़ का यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑक्सीकरण। कैसे होगा, देखो, जिंक की छड़ का हो जाएगा ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण का मतलब इलेक्ट्रॉन का त्यागना। जब भी इलेक्ट्रॉन त्यागोगे तो इसको हम बोलते हैं ऑक्सीकरण। इलेक्ट्रॉन का त्यागना मतलब कि ऑक्सीकरण। यहाँ पे जिंक का हो जाएगा ऑक्सीकरण, क्योंकि जिंक जो है कॉपर की तुलना में ज्यादा क्रियाशील है। इसका मतलब जिंक जो है वो यहाँ से कहाँ आ जाएगा, विलीन में आ जाएगा Zn+2 के रूप में। जिंक जो है वो यहाँ छड़ से विलीन में आ जाएगा Zn+2 के रूप में। और साथ ही साथ इस छड़ पर क्या निकलेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन। इस छड़ पर क्या निकल जाएंगे, इस छड़ पर निकल जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन। क्या निकल जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन। ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाएंगे, वायर में प्रवेश करेंगे। ये जो वायर है, इस वायर में 2 इलेक्ट्रॉन प्रवेश करेंगे। मतलब कि जिंक की छड़ पे कौन सा आवेश आ गया, जिंक की छड़ पे माइनस आवेश आ गया। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर आवेश क्या होता है, माइनस। जिंक की छड़ पर आ गया माइनस आवेश। ये माइनस आवेश वाली छड़ है, इस पर माइनस आवेश आ गया। और इस छड़ पर क्या हो रहा है, इस छड़ पर ऑक्सीकरण हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। इस छड़ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीकरण मतलब इस छड़ पर क्या हो रहा है, इस छड़ पर हो रहा है ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण हो रहा है। जिंक की छड़ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण। और जो छड़ ऑक्सीकरण करती है उस छड़ को हम क्या बोलते हैं, एनोड। एनोड की छड़ बोलते हैं। जिस छड़ पर ऑक्सीकरण होता है उसको हम बोलते हैं एनोड। तो जिंक की छड़ पर क्या होता है भैया, ऑक्सीकरण। अब इसको याद कैसे करना है, देखो, अब इसको याद कैसे करना है, देखो, इसको याद करने का मेरे पास एक ट्रिक है, LOAN, लोन। इसको याद रखने का एक तरीका है, लोन। लोन में क्या, देखो, एल का मतलब लेफ्ट, लेफ्ट, लेफ्ट का मतलब ये बायां है, ये दायां है। बायां मतलब कि लेफ्ट, तो लेफ्ट में कौन है, ये लेफ्ट। लेफ्ट में कौन है, लेफ्ट में क्या होगा, ओ मतलब कि ऑक्सीडेशन। लेफ्ट में क्या होगा, लेफ्ट की तरफ होगा ऑक्सीडेशन। बहुत बढ़िया। ए का मतलब एनोड, मतलब कि लेफ्ट में ऑक्सीडेशन होगा, और इस ऑक्सीडेशन को हम क्या बोलेंगे, एनोड बोलेंगे। तो ऑक्सीडेशन को एनोड, एनोड वाली छड़। और आगे क्या, नेगेटिव। और इस छड़ पर आवेश क्या आएगा, आवेश आएगा नेगेटिव। मतलब कि एक छोटे से शब्द से हमने इसका पूरा का पूरा थ्योरी याद कर लिया। ये याद कर लेना, लोन। लेफ्ट में जो है, ये लेफ्ट है, ये राइट है। वो बायां है, ये दायां है। वो लेफ्ट है, ये राइट है। लेफ्ट में क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। लेफ्ट में हो गया ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन जिस पर उसको एनोड बोलते हैं, तो ये हो गया भैया एनोड। और एनोड पे क्या आएगा, नेगेटिव, तो ये हो गया भैया नेगेटिव। इतना आसान। यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन, चलो याद हो गया। चलो अब क्या होगा, अब देखो, ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ निकले, ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएंगे। बहुत बढ़िया। ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएंगे, 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 और जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह जैसे होगा तो बल्ब जलने लगेगा भैया, बल्ब जलने लगेगा। ये जो बल्ब है, ये बल्ब जलने लगेगा। यहाँ से विद्युत धारा प्रवाहित होगी, यहाँ से इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होंगे, इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होंगे, इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होंगे, और इलेक्ट्रॉन यहाँ प्रवेश करेंगे। इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दिशा कौन सी है, एनोड से कैथोड। तो एनोड से कैथोड की ओर क्या प्रवाहित होते हैं, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है। इलेक्ट्रॉन का प्रवाह कहां से हो रहा है, एनोड से कैथोड की ओर। और कहां,
बाहरी परिपथ, देखो दो प्रकार के परिपथ है, एक तो परिपथ बाहर वाला है और एक परिपथ ये अंदर वाला है। एक परिपथ बाहर वाला है और एक परिपथ ये अंदर वाला है। तो एनोड से कैथोड इलेक्ट्रॉन का प्रवाह हो रहा है, लेकिन कहां? बाहरी परिपथ में। ये बाहर वाला जो सर्किट है, इस सर्किट के अंदर बाहर वाले सर्किट में इलेक्ट्रॉन का प्रवाह एनोड से कैथोड की ओर है, एनोड से कैथोड की ओर है। बात करें, चलो तो अब ये इलेक्ट्रॉन, जो दो इलेक्ट्रॉन है वो यहां से गए यहां गए, अब दो इलेक्ट्रॉन यहां जाएंगे और यहां से ये जो कॉपर प्लस 2, इस कॉपर प्लस 2 को ये दो इलेक्ट्रॉन अपनी ओर आकर्षित करेंगे। ये दो इलेक्ट्रॉन यहां से आएंगे, कॉपर प्लस 2 को अपनी तरफ बुलाएंगे, कॉपर प्लस 2 को अपनी तरफ बुलाएंगे। तो कॉपर प्लस 2 कहां जाएंगे? इन दो इलेक्ट्रॉन की तरफ। जैसे ही कॉपर प्लस 2 दो इलेक्ट्रॉन के पास जाएंगे तो उससे जुड़ करके क्रिया कर लेंगे और इलेक्ट्रॉन का जुड़ना क्या कहलाता है? अपचयन। तो या कॉपर आयन का क्या हो गया? कॉपर आयन का यहां पे हो गया अपचयन। क्या हो गया बेटा? अपचयन हो गया। अब थोड़ा ये सोचिए कि अगर जिस पर ऑक्सीकरण होगा उसको एनोड बोलते हैं, तो जिस पर अपचयन होगा उसको हम क्या बोलेंगे? जहां पर अपचयन होगा, जहां पर रिडक्शन हो रहा है, उस रिडक्शन वाले को हम क्या बोलते हैं? कैथोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैथोड बोलते हैं। और अगर ये वाली छड़ माइनस है तो ऐसे याद रखो, ये वाली छड़ क्या हो जाएगी? प्लस हो जाएगी। ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगी। और सीधी सी बात है, इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो किसकी तरफ आकर्षित होंगे? प्लस की तरफ आकर्षित होंगे मेरे दोस्त। ये इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ आकर्षित होंगे? प्लस की तरफ आकर्षित होंगे। इलेक्ट्रॉन आकर्षित होंगे प्लस की तरफ। तो ये यहाँ पे कहानी होगी। चलो अब बात करते हैं आगे की। अब आगे की बात करते हैं। आप मुझे यहाँ पे एक बात बताओ, मुझे यहाँ पे एक चीज बताओ, ये जिंक धातु जो है ना, ये ऑक्सीकरण करके कहाँ आएगी? जिंक धातु ऑक्सीकरण करके कहाँ आएगी? विलयन। अगर जिंक धातु ऑक्सीकरण करके विलयन में आएगी तो जिंक की छड़ पतली हो जाएगी भैया, ये पतली हो जाएगी, इसकी मात्रा घटती जाएगी। अगर जिंक धातु ऑक्सीकरण द्वारा विलयन में आएगी तो नीचे से पतली होती जाएगी। भाई जिंक धातु ऑक्सीकरण करके अगर विलयन में जाएगी पतला हो जाएगा, तो नीचे से ये पतला सा हो जाएगा। तो जिंक धातु की छड़ क्या होती है? पतली। तो यहाँ पे जिंक धातु की छड़ की मात्रा घटती जाती है। जिंक धातु की छड़ क्या होती है? छड़ पतली हो जाती है। जिंक धातु की छड़ पतली हो जाती है, नीचे से पतली होती है छड़। अब यहाँ देखो, यहाँ पे क्या होगा? यहाँ से कॉपर जाएगा और कहाँ जाएगा? छड़ पर। यहाँ से कॉपर चलता जाएगा, मतलब कि यहाँ पे कॉपर जमता जाएगा, यहाँ पे कॉपर जमता जाएगा। देखो यहाँ पे छड़ नीचे से मोटी हो जाएगी भैया, ये छड़ मोटी हो जाएगी, कॉपर जमता जाएगा। यहाँ पे क्या जम गया? कॉपर जम गया, छड़ क्या हो जाएगी? मोटी हो जाएगी। सॉरी, छड़ हो जाएगी मोटी, छड़ हो जाएगी मोटी। तो यहाँ तो छड़ हो जाएगी पतली और वहां छड़ हो जाएगी मोटी, जमता जाएगा उसमें। यहाँ पे छड़ एकदम पतली सी हो जाएगी। ऐसे मैं थोड़ा और इसको एक काम करते हैं, छड़ को थोड़ा तरीके से बनाते हैं। ये छड़ नीचे से पतली हो गई बेटा, ये इस तरीके से ऐसे नीचे पतली होगी, पतली सी हो जाएगी। पेंसिल का मुंह होता है वैसे हो जाएगी। अब एक बात बताओ, जैसे जैसे कॉपर आयन यहाँ जाएंगे तो विलयन में कॉपर आयन क्या होंगे? कम। तो विलयन में यहाँ कॉपर आयन क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। तो यहाँ पे विलयन में ये जो कॉपर आयन है, ये कॉपर आयन विलयन से कहाँ जाएंगे? विलयन से कहाँ जाएंगे? छड़ में जाएंगे, छड़ की तरफ। मतलब विलयन में कॉपर आयन की क्या होगी? कमी। तो विलयन में कॉपर आयन कम हो जाएंगे। कॉपर आयन मतलब कि धनायन, धनायन कम हो जाएंगे, विलयन में धनायन कम हो जाएंगे। और यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे जिंक आयन जो विलयन में जाएंगे, जिंक आयन विलयन में जाएंगे, विलयन में जिंक आयन जाएंगे, जिंक आयन विलयन में जाएंगे, विलयन में जिंक प्लस आयन बढ़ जाएंगे। तो यहाँ पे विलयन में जिंक प्लस 2 आयन बढ़ेंगे। कौन बढ़ेगा? धनायन बढ़ेंगे। विलयन में धनायन, विलयन में धनायन, जिंक प्लस 2 आयन बढ़ेंगे, यहाँ विलयन में धनायन कम हो जाएंगे। तो विलयन में धनायन क्या हो जाएंगे? यहाँ पे विलयन में धनायन यहाँ पे कम हो जाएंगे, यहाँ धनायन कम हो जाएंगे, यहाँ धनायन बढ़ जाएंगे। उसका मतलब आयन असंतुलित हो गए, यहाँ पे धनायन बढ़ गए, आयन असंतुलित हो गए। भाई पहले क्या था? पहले जिंक एक था तो सल्फेट भी भैया आपका कितना है? सल्फेट भी पूरा कितना है? सल्फेट भी दोनों एक अनुपात है, दोनों का अनुपात पहले बराबर था, लेकिन जब ऑक्सीकरण हुआ तो अब इस विलयन में इसका अनुपात ज्यादा हो गया और इसका अनुपात कम हो जाएगा, इम्बैलेंस हो जाएगा। विलयन पहले उदासीन था, अब उदासीन नहीं रहा, गड़बड़ हो जाएगी। मतलब कि समय के साथ ये वाला जो प्रक्रम है उसमें धनायन की मात्रा बढ़ती जाएगी और समय के साथ यहाँ पर पहले कितने थे? पहले यहाँ पर एक कॉपर था और सल्फेट भी था, पहले दोनों एक अनुपात एक था, लेकिन अब यहाँ से कॉपर कहाँ जाएंगे? छड़ पर जाएंगे, मतलब कि कॉपर आयन की मात्रा कम होती जाएगी, तो कॉपर का अनुपात घटता जाएगा, मतलब कि आयनों का अनुपात असंतुलित हो जाएगा। और अगर आयनों का अनुपात असंतुलित हो गया तो कुछ समय पश्चात अभिक्रिया रुक जाएगी और इलेक्ट्रॉन का जो प्रवाह हो रहा है वो बाधित हो जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात? तो अब आयनों की मात्रा क्या हो चुकी है? असंतुलित। यहाँ पर तुलनात्मक रूप से धनायन ज्यादा है, अगर धनायन ज्यादा होंगे तो हम क्या बोलेंगे? धनायन बढ़ गए तो हम क्या बोलेंगे? ऋणायन कम हो गए। और यहाँ पे अगर धनायन कम हो गए विलयन में तो हम क्या बोलेंगे? ऋणायन बन गए, बढ़ गए। धनायन का कम होना मतलब कि ऋणायन का बढ़ना। तो अब क्या होता है? इस असंतुलन को दूर करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? इस लवण सेतु का इस्तेमाल करते हैं। इस अगार अगार प्लस केसीएल को बोलते हैं लवण सेतु। ये लवण सेतु क्या करेगा? आयनों का जो असंतुलन है, इस असंतुलन को क्या करेगा? खत्म करेगा, कम करेगा, उसको फिर से संतुलित करेगा। कैसे करेगा? देखो यहाँ पे जिंक आयन बढ़ गए, या ये बोल दो कि जिंक आयन बढ़ गए, धनायन बढ़ गए, या ये बोल दो कि ऋणायन कम हो गए, यहाँ ऋणायन कम हो गए, ये बोल दो। और यहाँ पे क्या हो? देखो यहाँ पे विलयन में धनायन कम हो गए, धनायन कम हो गए, धनायन कम हो गए, या ये बोल दो कि ऋणायन, ऋणायन बढ़ गए। एक ही बात है। अब क्या होगा? यहाँ पे ऋणायन जो है बढ़ गए, यहाँ पे ऋणायन जो कम हो गए। यहाँ से जो ऋणायन बढ़े हुए हैं, यहाँ पे जो ऋणायन बढ़ गए हैं, ये ऋणायन यहाँ से इस नली के अंदर से हो करके, ये ऋणायन जो है यहाँ से नली के अंदर होते 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 गति करके यहाँ पे प्रवेश करेंगे। मतलब कि यहाँ पे जो ऋणायन कम हो गए थे, यहाँ से ऋणायन चल करके यहाँ आएंगे तो फिर से यहाँ ऋणायन को संतुलित करेंगे, और यहाँ जो ऋणायन बढ़ गए थे वो ऋणायन यहाँ से यहाँ जाएंगे तो यहाँ ऋणायन फिर से कम हो जाएंगे, मतलब कि फिर से विलयन क्या हो जाएगा? संतुलित हो जाएगा। तो आप देखिए यहाँ पे जो बढ़ गया था SO4-2 ऋणायन असंतुलित बढ़ गया, तो बड़ा हुआ ऋणायन यहाँ से यहाँ चला जाएगा, यहाँ पे ऋणायन फिर से बढ़ जाएंगे, जो कम हुए थे ऋणायन वो फिर से बढ़ करके धनायन को संतुलित करेंगे, और यहाँ पे जो ऋणायन ज्यादा हो गए थे वो कम होकर के धनायन को फिर से संतुलित करेंगे। इस तरह से यहाँ पर लवण सेतु क्या करता है? परिपथ को पूरा करता है। देखो इलेक्ट्रॉन बहते 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 यहाँ पे धनायन ऋणायन इस तरह से बहेंगे और परिपथ पूरा हो जाएगा। मतलब कि लवण सेतु का क्या कार्य है? यहाँ पे लवण सेतु जो है
परिपथ को पूरा करता है। दूसरा, विलयन की उदासीनता को बनाए रखता है। लवण सेतु विलयन की उदासीनता को बनाए रखता है और परिपथ को पूर्ण करता है। ये दो मेन फंक्शन। अच्छा, इस लवण सेतु में अगार अगार जो है ना, अगार अगार लवण सेतु की शांता को, विस्कोसिटी को बनाए रखता है। विस्कोसिटी मतलब की शांता। अब एक बात बताओ, अगर मान लो आपने यहाँ पे लवण सेतु में अगार अगार नहीं रखा तो होगा क्या? ये उल्टे ही होगा कि नहीं है ना? तो होगा यहाँ से केसीएल रिस्क करके नीचे आ जाएगा। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा ना, सर आपने केसीएल यहाँ पे लिया तो है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है केसीएल यहाँ से खिसक करके नीचे गिर जाए। उल्टा ना, यही उल्टी नली, उल्टी नली तो नली के यहाँ से निकल जाए केसीएल। तो इस केसीएल को रोकने के लिए, बांधने के लिए हमने क्या किया? अगार अगार मिलाया। अगार अगार समुद्री खरपतवार, खरपतवार समझते हैं ना? समुद्री खरपतवार, खरपतवार का मतलब जैसे आपने देखा होगा कि जो समुद्री गोताखोर होते हैं, जो समुद्र में गोते लगाने का काम करते हैं, आपने YouTube पे वैसे कई वीडियो देखेंगे, समुद्र के नीचे चट्टान होती है, चट्टानों पर आपने देखोगा हरी हरी सीलन आ जाती है, मतलब हरे हरे कलर के खरपतवार, उसको बोलते हैं खरपतवार। अनचाहे आइटम जो होते हैं जिसकी हमको जरूरत नहीं होती है। खरपतवार आप अपनी फसलों में भी देखते हो। खरपतवार वो आइटम होते हैं जो हमारी फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं। ये चीज समुद्र के अंदर भी, समुद्री खरपतवार जो होता है उस समुद्री खरपतवार से हमको क्या मिलता है? अगार अगार, जेली जैसा गाढ़ा होता है। तो यहाँ पे अगार अगार जो होता है ये जेली के समान गाढ़ा होता है। ये क्या करता है? ये विलयन की शांता को बनाए रखता है ताकि केसीएल जो है वो रिस्क करके बाहर विलयन में ना जाए। अब आप बोलोगे सर केसीएल की जरूरत कहाँ है? अरे नालायक, अगर केसीएल नहीं होगा तो भैया आयनों के साथ में प्रवाह को संतुलित कौन करेगा? प्रवाह जो होगा वो केसीएल के माध्यम से तो होकर जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है? तो ये पूरी कहानी इसकी। चलो, इसमें कुछ पॉइंट है वो मैं आपको लिखना चाहूंगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो मैंने वहां पे लिखे उन पॉइंट्स को मैं लिखते हैं, ठीक है? तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में सबसे पहले लिखना, जिंक पर ऑक्सीडेशन तथा कॉपर पर रिडक्शन होता है। ऑक्सीडेशन वाली क्षण को हम क्या बोलते हैं? एनोड। और रिडक्शन वाली क्षण को हम क्या बोलते हैं बेटा? कैथोड। एनोड वाली क्षण पर कौन सा आवेश होता है? नेगेटिव। कैथोड वाली क्षण पर कौन सा बनता है? पॉजिटिव। दूसरा, बाहरी परिपथ में इलेक्ट्रॉन का प्रवाह एनोड से कैथोड की ओर होता है। एनोड से कैथोड की ओर होता है बाहरी परिपथ में इलेक्ट्रॉन का प्रवाह एनोड से कैथोड, और विद्युत धारा का प्रवाह उल्टा, विद्युत इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की विपरीत दिशा में विद्युत धारा बहती है, कैथोड से एनोड। अगर इलेक्ट्रॉन का प्रवाह एनोड से कैथोड है तो विद्युत धारा का प्रवाह कहां से कहां होगा? कैथोड से एनोड की ओर होगा। बात समझ में आ गई? तीसरा, जिंक वाला जो बर्तन है ना, इसमें विलयन में जिंक की मात्रा, जिंक आयन की मात्रा बढ़ती है। जिंक धातु की क्षण समय के साथ पतली होती है। जिंक धातु की क्षण समय के साथ पतली होती है और कॉपर धातु की क्षण समय के साथ मोटी होती है। ठीक है, ये सारी कहानी जो आपको ध्यान रखनी है। क्लियर है? ये ध्यान रखना, पूरा का पूरा क्या है आपका गैल्वेनिक सेल। ठीक है, लवण सेतु के बारे में बता दिया, किसके आयन बनेंगे बढ़ेंगे, किसके घटेंगे वो बता दिया, यहाँ पे भी लिखवा दिया, कहाँ पे ऑप्शन होगा, कहाँ पे ऑक्सीजन होगा वो भी हमने लिख दिया। ठीक है, ये सारी बातें जो आपको ध्यान रखनी है। ये है पूरा का पूरा आपका गैल्वेनिक सेल। अगली क्लास में हम इस गैल्वेनिक सेल पर आधारित जो बातें हैं, जैसे कि इसमें हम एक दो चीज और देखेंगे। जैसे आप यहाँ देख सकते हो कि इस पर प्लस आवेश और उस पर क्या है माइनस। प्लस आवेश का मतलब होता है भैया इसकी शक्ति ज्यादा है। जहां पर भी प्लस चिन्ह होना बेटा, उसका सामान्य भाषा में मतलब निकलता है उसकी शक्ति, उसका पावर ज्यादा, उसका पोटेंशियल ज्यादा। पोटेंशियल पोटेंशियल को क्या बोलते हैं? विभव। इसका पोटेंशियल ज्यादा है, इसकी शक्ति ज्यादा, यहाँ पे ज्यादा एनर्जी बेटा। तो यहाँ विभव ज्यादा है और यहाँ पे विभव कम है। पोटेंशियल ज्यादा, पोटेंशियल कम। इसका मतलब अगर मुझे दोनों के बीच में पोटेंशियल का डिफरेंस निकालना हो, विभवांतर निकालना हो, तो मैं क्या लिखूंगा? कैथोड के पोटेंशियल में से एनोड के पोटेंशियल को माइनस। ऐसे समझो यार, यहाँ पे पोटेंशियल मान लो 10 है, एक नंबर लेते हैं रफ नंबर, और यहाँ पे पोटेंशियल मान लो 5 है, मान लो। तो प्लस का मतलब जहाँ पे पोटेंशियल ज्यादा होता है, शक्ति ज्यादा, देखो यहाँ पे ज्यादा है, और माइनस का मतलब जहाँ पे रिलेटिवली कंपैरेटिवली उसके कंपेयर में यहाँ पे कम होगी। तो माइनस का मतलब ऐसा नहीं है कि माइनस में होगी वैल्यू, माइनस का मतलब वैल्यू माइनस में होना नहीं है। माइनस का मतलब है कि अगर यहाँ पे 20 है, 20 की तुलना में कम होगा, अगर यहाँ पे 50 है तो 50 की तुलना में कम होगा। तो यहाँ पे ज्यादा है, यहाँ पे कम है, इस दोनों का डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा? 10 माइनस 5 5 आ जाएगा। इसी तरह से हम यहाँ पर क्या निकालते हैं? हम यहाँ पर सेल का, गैल्वेनिक सेल का विद्युत वाहक बल निकालते हैं, ई सेल निकालते हैं, और ये होता है कैथोड। कैथोड पे ज्यादा है ना, कैथोड माइनस एनोड, ये है फॉर्मूला जिससे हम सेल का पोटेंशियल निकालेंगे। ई सेल मतलब कि सेल का विद्युत वाहक बल, जिसको आप सामान्य भाषा में बोलते हो पोटेंशियल डिफरेंस। कैथोड में से एनोड को माइनस करो। अब इसके पीछे की और क्या कहानी है डिटेल में मैं आपको अगली क्लास में बताऊंगा। इससे आगे हम इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं अलग अलग इक्वेशन के अंदर, वो सारी बातें करेंगे, और गैल्वेनिक सेल का जो रिप्रेजेंटेशन है कैसे हम उसको लिखते हैं वो भी हम देखेंगे। ठीक है, चलिए तो आज के लिए नहीं, अब आते हैं हम क्विज पर। क्विज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, किसी विलायक में अवस्थित ठोस मिलाने पर बने विलयन का वाष्प दाब होता है। किसी विलायक में अवस्थित ठोस मिलाने पर बने विलयन का वाष्प दाब होता है। रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करने वाला उपकरण कौन सा है? रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करने वाला उपकरण कौन सा है? गैल्वेनिक सेल, विद्युत अपघटनी सेल, दोनों या कोई नहीं? चलिए, तो विलायक में अवस्थित ठोस मिलाने पर बने विलयन का वाष्प दाब आपको मैंने बताया कम होता है। विलयन का वाष्प दाब कम होता है। रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला गैल्वेनिक सेल, और अगर उल्टा बोले विद्युत ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा तो विद्युत अपघटनी सेल। तो आज हमने क्या पढ़ा? डेनियल सेल के बारे में, गैल्वेनिक सेल भी बोलते हैं। होमवर्क पैनल पे मिल जाएगा आपको। अगली क्लास में इसी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को कंटिन्यू करेंगे। चलिए तो आज के इतना ही। बेस्ट ऑफ लक।